प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मैत्री शरण गुप्त कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर चर्चा करेंगे। किसी भी कवि का जीवन परिचय और उसकी रचनाओं के बारे में समग्र रूप से जानना उनका कृतित्व कहलाता है। व्यक्तित्व पर हम ज़्यादा जोर नहीं देते। व्यक्तित्व में जन्म स्थान, जन्म और मृत्यु के बारे में विचार करके फिर हम कवि विशेष या रचनाकार के कृतित्व पर केंद्रित होते हैं। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 में हुआ और 1964 तक आप रचनारत रहे। आपका जन्म चिरगांव में हुआ, यूपी का जिला झांसी। गांव में पैदा होने की छाप आप में दिखाई देती है। ग्रामीण व्यक्ति का व्यक्तित्व में खासियत होती है सरलता, सादगी, निश्चलता और साथ में कर्मठता। कर्मठता एक ऐसा तत्व है जो व्यक्ति विशेष में मेहनत से आया करता है। आपके ऊपर सबसे अधिक प्रभाव महान व्यक्तित्व का पड़ा, जिनका नाम रहा महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य के इतिहास में अमर पुरोधाओं में नाम आता है, क्योंकि आपके ही नाम से हिंदी साहित्य इतिहास का कालखंड जाना जाता है। आपसे पूर्व भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनका साहित्यिक मंडल रहा। इसी तरह से आपका व्यक्तित्व का प्रभाव भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद आप दूसरे और अंतिम व्यक्ति रहे। इसके बाद किसी भी व्यक्ति के नाम से कोई कालखंड नहीं जाना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के सानिध्य में मैथिली शरण गुप्त ने अधिकांश रचनाएं उनके नेतृत्व में, उनके विचारों से प्रभावित होकर के उनके निर्देशन में काम किया। द्विवेदी जी और गुप्त जी के विचार और स्वभाव में अंतर इस एक पंक्ति से पता चल जाता है कि द्विवेदी जी पर आर्य समाज का प्रभाव था और आर्य समाज की मिलिटेंसी उनमें दिखाई देती है, तो गुप्त जी उनके विपरीत वैष्णवी विनम्रता से ओतप्रोत थे। धर्म से विशिष्टता द्वैतवादी और विचारों से आप गांधीवादी थे। गांधी जी का प्रभाव आप पर पूरी छाप छोड़ता है। साहित्य के बतौर अगर देखें तो मैथिली शरण गुप्त एक तरह से अभिधावादी कहलाते हैं। हिंदी साहित्य में या किसी भी साहित्य में श्रृंगार रस का महत्वपूर्ण योगदान देखा जा सकता है, लेकिन एक अति होने पर यह अश्लीलता की ओर बढ़ जाता है और साहित्य में इसका विरोध किया जाता है, आलोचना की जाती है। इसलिए श्रृंगार रस में एक लक्ष्मण रेखा पार नहीं करते, आपने खुद रेखा बना रखी थी। आपका काव्य प्रमुख रूप से लोक हितकारी रहा, जिसमें सद्भाव का संचार होता है और ज्ञान का प्रकाश होता है। ज्ञान का प्रकाश फैलता है, उस अंधेरे को दूर करता है जो गुलामी, सदियों की गुलामी भारतवर्ष भोग रहा था। उसमें आप एक तरह से सूर्य की तरह थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने और आपसे मिलने के लिए बड़े भाई को लेकर के मैथिली शरण गुप्त पहुंचते हैं और आपकी रचनाएं धीरे धीरे प्रकाशित होती है। हम देख सकते हैं आपका रचना का संसार
बहुत बड़ा है। रंग में भंग 1909 में आई और ये रचना राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र के बूंदी जिले के एक कस्बा गेंडोली कहलाता है, वहां पर घटित घटना पर आधारित रही है। इसलिए विद्यार्थी याद रखें, रंग में भंग एक ऐसी रचना है जो राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। दूसरा, 1913 में भारत भारती प्रबंध काव्य सामने आता है, इसके बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे। और इसी तरह का 1931 में परिपक्व अवस्था में साकेत और यशोधरा, और उसी तरह का द्वापर, जिसके बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे। हम इनकी अन्य रचनाओं के बारे में समझ लें, सुन लें। शकुंतला, पंचवटी, त्रिपथगा, गुरुकुल, झनकार और हिंदू। किसान, किसान से आपको याद होगा कि हाल ही में पिछले एक वर्ष से किसान आंदोलनरत रहे, दिल्ली का घेरा डाल करके पड़े रहे 3 बिल वापस लेने के लिए, और ये बिल वापस लिए गए। किसानों का आंदोलन एक मकाम हासिल करता है। आजादी के बाद किसानों ने इतना बड़ा आंदोलन किया। उस दौर में किसानों की स्थिति क्या थी, किसान काव्य में देखी जा सकती है। इसी तरह से अर्जित, अर्जन और विसर्जन। अंजलि अर्ध्य, अंजलि अर्ध्य गांधी जी की हत्या कर दी जाती है, उसको श्रद्धांजलि देते हुए गांधी जी से, चूंकि ये बहुत प्रभावित थे, गांधी जी का प्रभाव इन पर था और उनके विचारों से ओतप्रोत थे, इसलिए उन पर भी एक काव्य लिखा गया। और कई तरह का स्वदेश संगीत नाम से भी एक रचना मिलती है। हम इन रचनाओं में क्या पाते हैं, संक्षेप में ये भी जान लें किस तरह की रचनाएं थी, और उनके विचार, उनके विषय वस्तु, उनका कथानक, और किस तरह की रचनाएं हो सकती थी, वो हम संक्षेप में समझ सकते हैं। शील निरूपण आपके काव्यों में दिखाई देता है। नैतिकता और नैतिकवादी दृष्टिकोण से आप काव्य रचना करते हैं, और जो भी चरित्र आपके काव्य में आता है वो उन्नत चरित्र होता है, और चिंतन के धरातल पर मानवतावादी विचार आपकी रचनाओं में परिलक्षित होते हैं। स्वदेशानुराग, स्वदेश के प्रति भक्ति भाव, स्वदेश से किस तरह से प्रेम होना चाहिए और प्रेम कैसे पैदा हो सकता है, ये उक्त रचनाओं में उजागर होता है। आत्माभिमान, चूंकि हम गुलाम देश में थे, 800 साल तक मुसलमानों के आक्रमण झेलते झेलते हमारा स्वाभिमान गर्त में चला गया था। तत्पश्चात अंग्रेज आए और सब तरफ अंग्रेजों का शासन हो जाता है। शोषण, अत्याचार, जुल्म रोज ढाए जाते हैं लोगों पर। तो आत्माभिमान की बेहद जरूरत थी, और आपकी रचनाएं इस पर खरी उतरती है। हम कह सकते हैं कि किस तरह के भाव होंगे, उत्कृष्ट भावों से ओतप्रोत, और उत्कृष्ट भावों का प्रचार करती हुई, यहां तक कि हम देख सकते हैं कि नारी की स्थिति सदियों से दोयम दर्जे की रही। नारी को पुरुष ने हमेशा पैरों की जूती समझ करके व्यवहार किया गया, चार दीवारी में बंद रखा गया। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, विधवा, बाल विधवा अगर हो गई तो जिंदगी भर सफेद वस्त्रों में मन मार करके जीना पड़ता था। ऐसी स्त्री को आप महत्व प्रदान करते हैं। हम देख सकते हैं, जैसा कि शुरू में हमने बताया था, द्विवेदी जी को ये अपना गुरु मानते हैं, आराध्य मानते हैं। उनके प्रति इनके शब्द बड़े गौर करने योग्य है। वो लिखते हैं, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद,
महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद, तुलसीदास को हनुमान जी का प्रसाद मिला, हनुमान जी के प्रति भक्ति भाव था, उस भक्ति भाव का प्रभाव कि वो रामचरितमानस संसार को देकर के जाते हैं। ठीक महावीर शब्द का श्लेष देखिए कि महावीर में महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके प्रति वही थे जो तुलसीदास के प्रति महावीर यानी हनुमान जी का प्रभाव देखा जा सकता है। गुप्त जी पर गुरुवर महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रभाव भाषाई दृष्टि से रहा, और भाषा की दृष्टि से देखें तो सरस्वती में वही रचनाएं प्रकाशित हो सकती थी जो शुद्ध रूप से व्याकरण की दृष्टि से कम गलतियां हो। अगर कोई भी गलती हुई विचार या भाषाई दृष्टि से तो रचना वापस चली जाती थी। और गुप्त जी भारतेंदुकालीन कवियों की तरह ब्रजभाषा में रचनाएं कर रहे थे, ब्रजभाषा का प्रभाव था। और महावीर प्रसाद द्विवेदी खड़ी बोली की रचनाओं को तवज्जो दे रहे थे, और इनका ही प्रभाव था कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के कहने पर आप खड़ी बोली में रचना करने लगते हैं, और एक दिन खड़ी बोली की परिनिष्ठित भाषा का इस्तेमाल करते हुए आप इतने सध जाते हैं कि आप खड़ी बोली में रचना कर सके, और न केवल गद्य बल्कि पद्य में वो पहली बार इस रूप में रचना करता हुआ कोई कवि। सारी रचनाएं खड़ी बोली में की जाती है। शुरुआती रचनाओं पर जरूर संस्कृत निष्ठता दिखाई देती है। आपकी इस बदलाव, भाषाई बदलाव को देखते हुए श्याम सुंदर दास ने कहा कि गुप्त जी को खड़ी बोली के सुप्रसिद्ध प्रतिनिधि कवि कहा जा सकता है। और रामचंद्र शुक्ल ने देखा कि आप जिस तरह से भाषा लिखते हैं, खड़ी बोली में रचना करते हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि भाषा की सफाई की है, जिसमें खड़ी बोली के पद्यों की मसरणबंद रचना सामने आ सकी। नागेंद्र ने भी जोर देकर कहा कि आप व्याकरणाचार्य के सानिध्य में रह करके व्याकरण की दृष्टि से जब तक कोई रचना शुद्ध न हो सरस्वती में प्रकाशित नहीं हो सकती थी। उनके सानिध्य में आप व्याकरण की दृष्टि से आपकी रचनाएं सुस्पष्ट और सदी हुई हुआ करती थी। उमाकांत ने जो लिखा है वो गौर फरमाया जाए। आप देखिए कि भारतेंदु द्वारा परिवर्तित, श्रीधर पाठक द्वारा अनुमोदित और महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा परिष्कृत खड़ी बोली को काव्य भाषा रूप प्रदान करते हैं। यहां तक कि द्विवेदी के विचारों, भावों एवं शिल्प से प्रभावित होकर के आपकी रचनाएं लिखी गई। आपकी रचनाएं मुख्य रूप से भारत भारती, साकेत, यशोधरा और द्वापर, ये 4 रचनाएं आपको याद रहनी चाहिए। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं मैं पुनः स्मरण दिला दूं। भारत भारती, साकेत, यशोधरा और द्वापर। साकेत, यशोधरा और द्वापर में चरित्र उभर करके आते हैं। भारत भारती में एक तरह से भारत ही बोलता हुआ दिखाई देता है। यानी ये राष्ट्र, एक राष्ट्र कैसे बने, नागरिकों में राष्ट्रीय बोध कैसे पैदा हो। और हम अतीत में माना कि तत्कालीन समय में हम गुलाम थे, सदियों से गुलामी का दंश भोगा था, लेकिन अतीत हमारा आदर्शमय रहा, अतीत हमारा सबल रहा। इसे आप पुराणों, वेदों, वहां से रचनाओं को, पात्रों को उठाते हैं और इस तरह से पाठकों में एक राष्ट्रीयता का बोध पैदा कर सके भारत भारती के द्वारा। हम ये कह सकते हैं संक्षेप में कि गुप्त जी में एक तरह से युगानुकूलता पाई जाती है। सामाजिकता, धार्मिकता, राजनीतिक और साहित्यिक दृष्टि से हम देखें, सामाजिकता आप में
किस तरह से थी, समाज को आप समझ सके कि समाज आखिर किस तरह से बदल रहा था। भारतीय समाज रूढ़िवादी था, भारतीय समाज अंधविश्वासों में लिप्त था, कटमुल्लापन था, पाखंडवाद फैला हुआ था। इस तरह की रूढ़ियों के खिलाफ आप रचना करते हैं। ऊंच नीच जातिवाद ये समाज में व्याप्त था, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। आज हम देखें तो मध्यम वर्ग हमें बखूबी दिखाई देता है। तीन वर्ग इस वक्त हम देख सकते हैं, लेकिन उस समय एक उच्च वर्ग था जिसके साथ सत्ता से संबंध हो जाता था, और एक निम्न वर्ग था जो हिंदू समाज में जातीयता का दंश आपने देखा। निम्न वर्ग, गरीब तबका, पिछड़ा तबका, जिसे छुआछूत के साथ भेदभाव किया जाता था। आपकी रचनाओं में इस समाज को समझ करके इसके खिलाफ रचना की। धार्मिक दृष्टि से हम देखें तो भारत में जिस तरह से आज हम देख रहे हैं, मुसलमान जब आ चुके थे और मुसलमान इस देश का हिस्सा बन रहे थे, आज़ादी की लड़ाई हिंदू और मुसलमान मिल करके लड़ रहे थे। इसके अलावा सिख, जैन आदि धर्मावलंबी यहाँ रहते हैं। तो धार्मिक दृष्टि से एका पैदा हो, ये जोर आपका बराबर रहा। राजनीतिक दृष्टि से देश गुलाम था, उस गुलामी से मुक्ति का बिगुल आप बजाते हैं। भारत भारती इस चीज का एक प्रमाण है, उदाहरण है। साहित्य में हम देखते हैं कि राष्ट्रीयता, खास करके राष्ट्रीयता का बोध आपकी रचनाओं में आत्मा की तरह उभर के आता है। और ये राष्ट्रीयता तब तब आती है जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जाता है। यानी जब मुस्लिम आक्रांताएं यहां आए, तब आदिकाल को वीर गाथा काल इसी आधार पर कहते हैं। पृथ्वीराज रासो, चंद वरदाई जैसे कवि, चारण कवि अपने राजाओं के आश्रय में रह करके उनकी वीरता, शौर्यता के गुणगान करते थे। भक्ति काल एक ऐसा दौर रहा, जिसके बाद रीतिकाल आया। रीतिकाल में भूषण जैसे कवि रहे, जो शिवाजी और छत्रसाल को लेकर के आधार बना करके राष्ट्रीयता की चेतना पैदा करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के दौर में भी ऐसे काव्य मंडली रही, लेकिन गुप्त जी के दौर में आते आते साहित्य में गुप्त जी तो केवल इसी चेतना को लेकर के आगे बढ़ते हैं। आप सामाजिक एक देख सकते हैं, हिंदू मुसलमान दोनों अब छोड़ें है विग्रह की नीति। छूत बुरी है, अहोभाग्य है यदि हम हुए अछूत। यानी समाज में छुआछूत उस दौर में इस कदर व्याप्त था कि अगर कोई, जिसे हम भंगी कहते हैं, झाड़ू निकालने वाला, नाली साफ करने वाला, अगर रास्ते से गुजर रहा हो और उसकी छाया भी पड़ जाए, तो ब्राह्मण वहां वापस नहाने के लिए जाएगा। इसलिए डुगडुगी बजाता हुआ वो चला करता था। छूत बुरी है, अहोभाग्य है यदि हम हुए अछूत। हिंदू मुसलमान में एका पैदा हो, ये हम आगे देखेंगे। नारी को आप कई तरह से, जो दो तीन रचनाएं हैं जिसमें ये उभर करके आएगा, नारी की महत्ता प्रतिपादित करती हुई पंक्तियां हैं। हाय वधु ने क्या वर विषयक एक वासना पाई, नहीं और कोई क्या उसका पिता पुत्र या भाई। नारी होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो वासना की प्रतिमूर्ति है, पुरुष उसे सिर्फ सैया पर इस्तेमाल की जाने वाली वस्तु समझ करके सोच रखता हो, ये गलत है। उसका और भी रिश्ता हो सकता है। ये पहली बार प्रतिपादित करते हैं कि जब पिता होता है जिसके संरक्षण में वो बढ़ती है, पुत्र होता है
जो फिर उसे संरक्षण देता है, वो भाई बराबर कंधे से कंधा मिला करके ये रिश्ता भी उसका सर्वोच्चता से स्थान पाए। भारत भारती जिसके बारे में हम इतना सुन चुके, समझ चुके, भारत भारती का एक किस्सा है। भारत भारती जो ही नहीं लिखी गई, बल्कि महावीर प्रसाद द्विवेदी अपनी सरस्वती पत्रिका में चाहते थे कि उत्कृष्ट रचनाएं आए, देशभक्ति से ओतप्रोत रचनाएं लिखी जाए, तो उन्होंने हवाला दिया मुसद्दसे हाली का। तो मुसद्दसे हाली पढ़ने के लिए मैथिली शरण गुप्त से कहा गया और मुसद्दसे हाली की प्रतिक्रिया में भारत भारती सामने आती है। उसी समय ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी भारत दर्पण लिखते हैं। भारत दर्पण आप पढ़ते हैं और इस तरह से भारतेंदु मैथिली शरण गुप्त जो लिखते हैं वो है हाली की शैली में और जमीन कैफी से लेते हैं। तो भारत भारती में हाली का भी प्रभाव है और कैफी का भी। उस दौर में अन्य रचनाकार भी राष्ट्रीयता से ओतप्रोत रचनाएं कर रहे थे। रामचरित उपाध्याय का राष्ट्र भारती आ चुका था। इसमें वर्तमान दुर्दशा दिखाना, वर्तमान दौर की यानी तत्कालीन दौर किस तरह से दुर्दशाग्रस्त था, आदमी समाज में विषमता का दंश भोग रहा था। इसलिए अतीत में कितना गौरवमयी रहा पुराणों में, वो कथाएं इन्होंने उठाई और अतीत की गौरवमयी झांकियां प्रस्तुत की। हिंदू में सामाजिक जड़ता और धार्मिक असहिष्णुता को उजागर किया गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपकी रचनाओं में जातिगत अनुदारता की केंचुली को उतार दिया जाता है। साकेत एक महत्वपूर्ण रचना रही, जो भट्टाचार्य का लेख आता है जिसमें उर्मिला विषयक उदासीनता का जिक्र होता है, और आप उसी उर्मिला को लेकर के एक नायिका का रूप, उस उदासीनता को, उपेक्षा भाव को से मुक्त करते हैं नारी को। और इस काव्य में, प्रबंध काव्य में जो विशेषताएं होती है, उस रूपबंध को तोड़ करके एक नया काव्य तैयार किया। नारी के प्रति दृष्टिकोण बदलता है। जो उपेक्षित रही सदियों से, उस नारी को मुख्य धारा में लाने का प्रयास होता है। साकेत नाम की सार्थकता इसमें है कि साकेत की कहानी की सारी पृष्ठभूमि, सारी रचना साकेत में ही घटित होती है। दशरथ केकई संवाद, राम का वनवास होना, राम का राज तिलक की घटना, और इसके बाद वनवास, केकई के द्वारा वर मांगना, और इसके बाद चित्रकूट में जाकर के सारा साकेत चित्रकूट पहुंचता है। इस तरह से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि उर्मिला नहीं, इस काव्य का नाम साकेत ही होना चाहिए, क्योंकि हर तरह से साकेत वासी चित्रकूट में भी होते हैं और सारी घटनाएं साकेत में यानी अयोध्या में घटित होती है। द्विवेदी ने भी इसी तरह का एक लेख लिखा था जिसमें बताया था कि उर्मिला को लेकर के काव्य में उदासीनता, उपेक्षा भाव है, इसलिए उर्मिला को पात्र बना करके एक ऐसी रचना दी जानी चाहिए। साकेत की कुछ विशेषताएं उभर करके आती है। हम देख सकते हैं अंचल की संस्कृति को देश से जोड़ा गया है। उर्मिला पात्र में एक तरह से लोक व्याप्त है और एक उस समय की बहुत बड़ी समस्या से जोड़ा गया है, जो आज की समस्या से भी जुड़ता हुआ नजर आता है। हम कह सकते हैं कि उर्मिला में एक तरह की सीमा है, जो उसका विस्तार साकेत से लेकर के चित्रकूट तक व्याप्त होता है। ये साकेत की विशेषता है। और दूसरी विशेषता यह है कि कैकई के चरित्र में आप बदलाव पाते हैं। कैकई को उस तरह से निम्न निगाह से या भरत के द्वारा कैकई को बार बार दोषी सिद्ध किया जाता है, और पाठकों में
ये भाव जाता है कि के ही है जो दोषी है, ये दोष मुक्त करते हुए नजर आते हैं, बल्कि उसके चरित्र में भी एक उत्कृष्टता दिखाते हैं। ये पंक्ति देखिए, मैं निज पति संग गई थी असुर समर में। ये पंक्तियां आप साकेत में देखते हैं। वो याद दिलाती है कि मैं सिर्फ घर में बंद रहने वाली महिला नहीं, मैं अपने पति के साथ, असुर के साथ जो युद्ध होता है उस युद्ध में साथ जाने वाली हूं। मेघनाद वध का उत्तर एक तरह से साकेत के द्वारा दिया जाता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि साकेत में आर्य समाज का असर दिखाई देता है। ये पंक्तियां साफ स्पष्ट कर देती है, मैं दूंगा आर्यत्व निज करत्व से, उच्चरित होती चले वेद की वाणी, गूंजे गिरि कानन सिंधु पार कल्याणी। और इस तरह से आर्य समाज का पक्ष लेने वाले या हिंदुत्व को पर जोर देने वाले ये कवि एक पक्षी नहीं थे, दूसरा पक्ष भी था, जो काबा और करबला जैसी रचना भी देते हैं। आपकी गीतों में पर्यावरण को बड़ा महत्व दिया गया है, यानी प्रकृति को किस तरह से उजागर करते हैं, ये पंक्तियां उल्लेखनीय हैं। किस लय कर स्वागत हेतु हिला करते हैं, आप संगीतात्मकता भी देखिए, किस लय कर स्वागत हेतु हिला करते हैं, मृदु मनोभाव समसुमन खिला करते हैं। मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। इस तरह से नारी की महत्ता प्रतिपादित करती हुई पंक्तियां हैं मैत्री शरण गुप्त की, जो हमेशा उद्धृत की जाती है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। आंखें हमेशा नम रहती है, गीली रहती है विरह में, इसलिए उर्मिला को विरहिणी के रूप में दिखाया गया है। इसलिए उर्मिला को के चरित्र को ठंडा बताया गया है विरह के कारण से। गांधी जी ने जोर देकर बताया कि उर्मिला की तुलना में यशोधरा अधिक गरिमामयी बन पड़ी है। और दूसरी बात यह कि विश्लेषण करते हुए हम पाते हैं कि यशोधरा में बौद्ध विचारों के बरअक्स वैष्णव मत का प्रतिपादन करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है हिंदू संस्कृति बनाम बौद्ध के विचारों पर जैसे वो हावी हो रहे हैं, हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। यशोधरा के बारे में हम ये इतना जान सकते हैं कि यशोधरा जब रची जा रही थी, उसके पहले इनके भ्राता श्री सियाराम शरण इनसे बोलते हैं कि आप ऐसी रचना करो जिसमें कहानी भी हो, उपन्यास भी हो, नाटक भी हो, एकांकी भी हो, सारा रस उसमें आना चाहिए। तो मैत्री शरण एक चंपू काव्य की रचना करते हैं, यशोधरा के रूप में सामने आता है। ये भाव भरी कथा है। तुम भिक्षुक बनकर आए थे, गोपा क्या देती स्वामी। जब बिना कहे रात्रि के अंधेरे में राहुल को छोड़ करके गौतम बुद्ध चले जाते हैं वन में दुख का निवारण करने, दुख क्यों है इसकी खोज करने के लिए, तो वो जब लौटते हैं एक तरह से शिक्षित होकर के समाज को देने के लिए लौटते हैं, तो यशोधरा कहती तुम भिक्षुक बनकर आए थे, गोपा क्या देती स्वामी। था अनुरूप एक राहुल ही, रहे सदा ये अनुगामी। वो कामना करती है कि मेरे पास राहुल ही है जिसे मैं भेंट स्वरूप आपको दे सकती हूँ। मेरे दुख में भरा विश्व सुख, क्यों न भरूं फिर मैं हामी। बुद्धम शरणम धर्मम शरणम संगम शरणम गच्छामि। और इनकी महत्वपूर्ण कविताएं सखी वे मुझसे कह कर जाते, कहते तो क्या पतपादाई ही पाते। यहां उस महिला, उस नारी जो पति के वियोग में है, या रोती नहीं है। उर्मिला रोती हुई विरह में आंसू बहाती हुई दिखाई देती है। यहां छत्राणी की तरह खड़ी होकर के एक सवाल कर रही है पुरुषों से, बुद्ध से को कटकर में खड़ा कर देती हुई नजर आती। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कहते तो क्या पतबादा ही पाते। आप को समझने के लिए बता दें कि एक गीत है जो महत्वपूर्ण है, वो युवाओं को ऊर्जा भरेगा, छात्रों विद्यार्थियों में आ जाती निराशा हताशा को दूर कर सकता है। इस गीत की पंक्तियां याद रखें। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, ये जन्म हुआ किस अर्थ अहो। ये पंक्तियां
कितनी उत्तेजना दिलाने वाली है। द्वापर के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। इसमें 16 पात्र होते हैं। हर पात्र आकर के अपने बारे में कहता है, श्री कृष्ण का चरित्र बताता है। विद्रता ऐसी ही छोड़ी हुई नारी है जो बाहर घर के निकलती है और पति उसे छोड़ देता है और इसी गम में वो मौत को गले लगा लेती है। वही उसी की आत्मा कृष्ण से यहाँ संलाप एकालाप करती हुई दिखाई देती है। इस तरह से श्री कृष्ण का चरित्र उभर करके आता है द्वापर में, जिसमें 16 पात्र अलग अलग भूमिका निभाते हुए दिखाई देते हैं। भारत भारती के बारे में हम इतना कहना चाहेंगे, गुप्त जी की एक खास विचारधारा रही। उस विचारधारा में हिंदुत्व का पक्ष लेते हुए दिखाई देते हैं। आपकी राष्ट्रीयता में ऐसा परिलक्षित होता है कि जैसे अन्य धर्मावलंबी यहाँ एकांगी होते हुए नजर आते हैं, आर्य समाज को तवज्जो देते हैं। भारत भारती को लेकर के एक आलोचक डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल अक्सर आपकी भारत भारती की पंक्ति उद्धृत करते हुए कहते थे, क्या थे और क्या होंगे अभी, इसमें क्या थे और क्या होंगे, हम क्या थे और क्या होंगे अभी, यानी हमारा कितना पतन हो रहा है, इसमें हम और वे खास करके उभर के आता है। हम और वे को चिन्हित करते हुए पुरुषोत्तम अग्रवाल सवाल खड़ा करते हैं और मैत्री शरण गुप्त की समग्र राष्ट्रीयता बोध पर एक तरह से सवाल जड़ते हैं, प्रश्नांकित करते हैं कि कोई भी कवि, कोई भी रचनाकार लोकतंत्र में प्रश्न से मुक्त नहीं हो सकता। सवाल खड़े होते हैं, चूंकि राष्ट्रीयता को लेकर के कालांतर में आज के दौर में राष्ट्रीयता भी एक तरह से एक विचारधारा का सिंबल बन गई और एक तरह से राष्ट्रीयता कहना भर रह गया। राष्ट्रीयता का बोध खत्म हो रहा है, राष्ट्र का भाव खत्म हो रहा है। राष्ट्रीयता का मतलब एक धर्म का पक्ष लेना नहीं, सर्वधर्म समभाव वाली भावना होनी चाहिए। धन्यवाद।